नमस्कार मित्रों। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। और अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो अब तक हम राजस्थान के जो दो अपवाह तंत्र हैं उन पर अपनी पूरी चर्चा कर चुके हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं आंतरिक अपवाह तंत्र एवं उसकी नदियां, और एक हम पढ़ चुके हैं अरब सागर की अपवाह तंत्र। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है ना, राजस्थान के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही थी। बात करें बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बारे में, तो राजस्थान की ऐसी कोई नदी नहीं है जो सीधे तौर पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हो। राजस्थान की ऐसी कोई नदी नहीं। राजस्थान से बंगाल की खाड़ी में अपना जो जल ले जाती हैं वो नदियां पहले तो हमारी सहायक बनती हैं किसकी? यमुना की। पहले तो सहायक बनती है यमुना की। यमुना नदी बाद में सहायक बनती है हमारी किसकी? गंगा की। यमुना बाद में किसकी सहायक बनती है? गंगा की। और गंगा नदी बाद में ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलकर के कहां पर ले जाती है अपना जल? ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो राजस्थान की ऐसी कोई नदी नहीं है जो सीधे तौर पे अपना जल कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बात करें राजस्थान की ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं किसी नदी की सहायक के तौर पे, तो उनमें तीन नदियां हम पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं बाणगंगा नदी। एक तो हम कौन सी नदी पढ़ते हैं? बाणगंगा नदी। एक नदी हम पढ़ते हैं गंभीर नदी। कौन सी? गंभीर नदी। और एक नदी हम पढ़ते हैं चंबल नदी। इन तीन नदियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। हालांकि बाणगंगा नदी की बात करें तो वर्तमान समय में बाणगंगा नदी भी अपना जल जो है वो यमुना नदी में नहीं ले जा रही है, इसीलिए इसको रुलित नदी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह भरतपुर जिले में ही विभिन्न वितरकाओं के रूप में बट जाती है और वहीं भरतपुर जिले में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लेकिन कह देते हैं कि यह नदी राजस्थान में किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। चलिए, तो एक एक से हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में। और उनमें से आज जो हम नदी ले रहे हैं पहली, वो ले रहे हैं हम बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। बात करें बाणगंगा नदी के बारे में तो देखिए, बाणगंगा नदी का उद्गम जो है वो हमारा वैराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। कहां से? वैराट की पहाड़ियां जयपुर से इस नदी का उद्गम होता है। ये है हमारी वैराट की पहाड़ियां हैं। ये यहां से इस नदी का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। और अपने उद्गम स्थल से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है ये नदी। और राजस्थान में जयपुर, दौसा और भरतपुर तीन जिलों में प्रवाहित होने के बाद यह उत्तर प्रदेश जिले में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश राज्य में ये फतेहाबाद के पास, किसके पास? फतेहाबाद के पास किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वर्तमान में यह नदी अपना जल केवल भरतपुर जिले तक ही ले जा पाती है। ठीक है ना। तो ये राजस्थान की सीमा हो गई, ये यूपी की सीमा हो गई, ये यूपी वाला, और ये वाला हिस्सा हो गया हमारा राजस्थान वाला। यूपी में ये कहां पर संगम करती है? फतेहाबाद। फतेहाबाद। और ये नदी कौन सी हमारी? ये हमारी यमुना नदी। राजस्थान में इसका प्रवाह देखें तो तीन जिलों में है। एक तो हमारा जयपुर, जयपुर के बाद दौसा में आती है, दौसा के बाद ये आती है भरतपुर में, और भरतपुर के बाद ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। उद्गम कहां से हो रहा है इसका? उद्गम होता है वैराट की पहाड़ियां जयपुर से। वैराट की पहाड़ियां जयपुर। कुल लंबाई इस नदी की लगभग 360 किलोमीटर के समथिंग इसकी कुल लंबाई है। ठीक है ना। हालांकि कुल लंबाई पूछी नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि ये नदी के आधार पर इनकी लंबाई है। नदी के आधार पर अगर इनमें पानी ज्यादा आ जाए तो लंबाई ज्यादा हो सकती है, और पानी कम आए तो लंबाई कम भी रह सकती है। ठीक है ना। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसके अन्य नाम है अर्जुन की गंगा। माना जाता है कि इस नदी का उद्गम अर्जुन के तीर से हुआ था, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। रुंडित नदी क्यों? क्योंकि ये भरतपुर जिले में विभिन्न वितरकाओं के रूप में बट जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी भी कहते हैं। और इसे ताला नदी भी कहा जाता है, और इसे ताला नदी भी कहा जाता है। बात करें इस नदी की विशेषताओं के बारे में
तो जयपुर जिले में इस नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था, वैराट की सभ्यता का। कौन सी सभ्यता? वैराट की सभ्यता। जयपुर जिले में ही इस नदी के किनारे एक बांध बना है, इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, जमुआ रामगढ़ बांध। जमुआ रामगढ़ बांध बनाया गया था, जिसमें 1982 में एशियाड खेलों की तैराकी प्रतियोगिता हुई थी। उस बांध में 1982 में एशियाड खेलों की तैराकी प्रतियोगिता हुई थी। भरतपुर जिले के संदर्भ में इस नदी की ऐसी कोई विशेष विशेषता नहीं मिलती है। हाँ, भरतपुर जिले में विशेषता मिलती है। भरतपुर जिले में एक उद्यान है हमारा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को तो जल की आपूर्ति की जाती है, वो बाणगंगा नदी से की जाती है। कौन सी नदी से? बाणगंगा नदी से। गंभीर नदी से भी जल की आपूर्ति की जाती है, बाणगंगा, दोनों नदियों से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल की आपूर्ति की जाती है। तो ये इसकी क्या है, हमारी विशेषता है। पहले आप मैप बना लीजिए, मैप पर कुछ बातें हैं मैं वो लिख देता हूँ। ये हमारी नदी है, ये नदी में हमने पानी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम आप बना लीजिए, जयपुर में इस नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता का नाम क्या है? वैराट की सभ्यता। वैराट की सभ्यता। और जयपुर जिले में ही इस नदी पर एक बांध बनाया गया था, उस बांध का नाम क्या है? जमुआ रामगढ़ बांध। जमुआ रामगढ़ बांध, जिसमें 1982 में क्या हुई थी? एशियाड खेलों की तैराकी प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है ना। लिख लीजिए, बना लीजिए, मैं फिर इसको साफ कर रहा हूं। तो मैप के बाद में अब आप बाणगंगा नदी की थ्योरी लिख लीजिए, है ना। सबसे पहले लिखिए उद्गम। उद्गम, उद्गम कहां से हो रहा है? उद्गम हो रहा है इसका बैराट की पहाड़ियां जयपुर से। बैराट की पहाड़ियां जयपुर। बात करें संगम की, तो संगम इसका जो हो रहा है वो हो रहा है फतेहाबाद, फतेहाबाद के पास यमुना में। फतेहाबाद के पास यमुना में। बात करें इस नदी के अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम है इसका, एक तो अभी हमने लिखाया था, अन्य नाम बोला था आपको, क्या नदी इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। इसे हम बोलते हैं ताला नदी। ताला नदी। इसे हम बोलते हैं पंचम वेद नदी, और इसी को हम बोलते हैं रुंडित नदी। रुंडित नदी, ठीक है ना। बात करें कुल लंबाई की, तो कहीं कहीं तो 360 दे रखी है, कहीं कहीं 380 दे रखी है। 360 किलोमीटर भी है और 380 किलोमीटर भी दे रखी है, हालांकि लंबाई इसकी एग्जैक्ट नहीं है। बात करें इसके बहाव की, बहाव, बहाव है इसका दो राज्यों में, राजस्थान, और राजस्थान के बाद जाती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। राजस्थान में बात करें बहाव की, तो 3 जिलों में है, जयपुर, जयपुर के बाद जाती है दौसा, और दौसा के बाद जाती है भरतपुर। भरतपुर। बात करें इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, नदियां हालांकि इसकी सहायक नदी नहीं, कोई ऐसी स्पेशल है नहीं, 2-3 छोटी छोटी इसके नाले हैं, गुमटी नाला, सूरी नाला, पलोसन नदी और सावा नदी। गुमटी नाला नाम याद रख लेना बस, सूरी नाला,
सूरीनाला, पलोसन और सावा नदी, पलोसन नदी और सावा नदी, ठीक है ना। बात करें इस नदी का अपवाह, तो इस नदी का जो अपवाह है, अपवाह क्षेत्र जो है वो राजस्थान के कितने जिलों में, 7 जिलों में फैला हुआ है। इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान के 7 जिलों में स्थित है, ठीक है ना। 7 जिले कौन कौन से हैं, जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और एक आता है करौली। ये 7 जिले आप लिख लीजिए। इस नदी का क्या लिखिए, अपवाह क्षेत्र, या ऐसे लिख लो, बाणगंगा नदी बेसिन राजस्थान के 7 जिलों में फैला हुआ है। लिखो बाणगंगा नदी का बेसिन, या ऐसे लिख लो, बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन राजस्थान के 7 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के 7 जिलों में फैला हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। 7 जिले लिख लो, लिखो जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और एक लिख लो करौली, करौली। तो बाणगंगा बेसिन जो है वो राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है राजस्थान के 7 जिलों में। कौन कौन से हैं, जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली, ठीक है। ये विशेषता लिख लीजिए, फिर मैं इसकी और विशेषताएं बताता हूं। तो देखिए, वर्तमान में बाणगंगा नदी जो है वो आंतरिक अबुआ प्रणाली का उदाहरण मानी जाती है। क्यों, क्योंकि वर्तमान में इसका जल जो है वो यमुना नदी तक नहीं पहुंच पाता है, भरतपुर जिले में ही विभिन्न वितरकाओं के रूप में बढ़ जाता है, इसीलिए इसको रुंडित नदी भी कहा जाता है। तो लिखिए, वर्तमान में बाणगंगा नदी को, वर्तमान में बाणगंगा नदी को आंतरिक अपवाह प्रणाली की नदी माना जाता है, आंतरिक अपवाह प्रणाली का हिस्सा माना जाता है, हिस्सा माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में यह नदी, क्योंकि वर्तमान में यह नदी यमुना तक अपना जल नहीं ले जा पाती है, अपना जल नहीं ले जा पाती है, नहीं ले जा पाती। यह भरतपुर जिले के मैदानों में, यह भरतपुर जिले के मैदानों में विभिन्न वितरकाओं के रूप में, विभिन्न वितरकाओं के रूप में, वितरकाओं के रूप में बटकर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है, रुंडित नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में ये नदी अपना जल यमुना नदी तक नहीं ले जा पाती है, भरतपुर के मैदानों में ही ये नदी
विभिन्न वितरिकाओं के रूप में बंटकर समाप्त हो जाती है, इसीलिए इस नदी को क्या कहा जाता है, रुणित नदी भी कहा जाता है। लिखिए अगला बिंदु, लिखिए देखिए इस नदी का जो उद्गम है वो अर्जुन के तीर से माना गया है, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो लिखिए मान्यताओं के अनुसार इस नदी का उद्गम, मान्यताओं के अनुसार इस नदी का उद्गम अर्जुन के तीर से हुआ था, अर्जुन के तीर से हुआ था, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है ना। अन्य विशेषताओं की बात करें तो जयपुर जिले में इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी, बैराट की सभ्यता, और जयपुर जिले में ही इस नदी के किनारे एक बांध बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ बांध, जिसमें हमारी 1982 में तैराकी प्रतियोगिता हुई थी, एशियाड खेलों की तैराकी प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, तो ये बातें और लिखो जयपुर जिले में इस नदी के किनारे जयपुर जिले में इस नदी के किनारे वैराट सभ्यता का विकास हुआ था, वैराट सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है ना। अगला लिखो जयपुर जिले के जमुआ रामगढ़ में इस नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है, जहां 1982 में आयोजित एशियाड खेलों की तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। ठीक है ना। एक बात इस नदी के बारे में और याद रख लेना, एक इसकी विशेषता क्या है कि इस नदी के द्वारा भरतपुर जिले में स्थित घना पक्षी अभयारण्य को जल की आपूर्ति की जाती है। तो ये बिंदु और लिख लीजिए आप, भरतपुर जिले में स्थित घना पक्षी अभयारण्य को या दूसरा नाम भी है इसका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। घना पक्षी अभयारण्य को इस नदी द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है, ठीक है ना। तो इस नदी की अन्य विशेषताएं जो है वो मैं तो तुम्हें लिखा चुका हूँ। लंबाई लगभग 360 से 380 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं तुम्हारी पलोसन नदी, सावा नदी, गुमटी नाला, सुरी नाला, है ना। ये सारी विशेषताएं मैं तुम्हें पहले लिखा चुका हूँ। इसका
बेसिन 7 जिलों में फैला हुआ है हमारा, और इसका अपवाह राजस्थान में, बहाव कितने जिलों में, 3 जिलों में। तो ये सारी विशेषता मैं तुम्हें लिखा चुका हूँ। ये थी हमारी कौन सी नदी, ये थी हमारी बाणगंगा नदी, जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा थी, ठीक है ना। तो बाणगंगा नदी के बाद में अब हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की एक और नदी आती है, उस पर अपनी चर्चा कर लेते हैं। छोटी सी नदी आती है हमारी, कौन सी नदी है, वो है हमारी गंभीर नदी, ठीक है ना। तो मैं ये साफ कर रहा हूं। तो 2 नंबर की नदी आप डाल लीजिए गंभीर नदी। देखिए गंभीरी नदी अलग है और गंभीर नदी अलग है। गंभीरी जो है वो चंबल की सहायक है हमारी, ठीक है ना। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं गंभीर नदी के बारे में। बात करें गंभीर नदी के उद्गम की, तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है हमारा करौली जिले में नादौती की पहाड़ियां हैं, सपोटरा तहसील में, वहां से। तो उद्गम लिख लीजिए नादौती की पहाड़ियां, सपोटरा तहसील, करौली। करौली के बाद में देखिए ये नदी राजस्थान में बहती है, फिर यूपी में जाती है और फिर राजस्थान में बहती है, ठीक है ना। और हालांकि ये राजस्थान के भरतपुर संभाग के 4 जिलों में प्रवाहित होती है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ये नदी करौली में बहती है, करौली के बाद ये सवाई माधोपुर में जाती है, सवाई माधोपुर के बाद ये भरतपुर में जाती है, सॉरी सवाई माधोपुर के बाद ये नदी हमारी कहाँ जाती है, भरतपुर। भरतपुर के बाद ये यूपी, यूपी के बाद फिर धौलपुर और फिर यूपी, ठीक है ना। इस तरह से इस नदी का क्या है, वो है इसका नदी का प्रवाह क्षेत्र। कैसे, पहले करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद ये भरतपुर, भरतपुर के बाद यूपी, और यूपी के बाद धौलपुर, और उसके बाद फिर यूपी, ठीक है। ये इसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। और यूपी में ये नदी यमुना की सहायक बनती है, और किसके पास मिलती है, तो ये मिलती है हमारी मुरादगंज, मुरादगंज उत्तर प्रदेश में किस में मिल जाती है, ये हमारी यमुना है, ठीक है ना। तो यमुना की राजस्थान से निकलने वाली दूसरी सहायक नदी है, ठीक है। उद्गम कहाँ से हो रहा है, उद्गम हो रहा है इसका नादौती की पहाड़ियां, नादौती की पहाड़ियां, सपोटरा तहसील, करौली, ठीक है ना। बात करें इस नदी की विशेषताओं के बारे में, तो करौली जिले में इस नदी पर एक बांध बना है हमारा, जो मिट्टी से निर्मित बांध है, जिसका नाम है पांचना बांध, पांचना बांध। ये मिट्टी से निर्मित बांध है, जो मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है ना, मिट्टी से निर्मित। इस बांध का नाम पांचना क्यों पड़ा, क्योंकि इस बांध के पास में ही करौली जिले से कुछ 5 छोटी छोटी नदियां आती हैं, और इस बांध के पास हमारी गंभीर नदी में मिल जाती हैं। एटा, माची, बरखेड़ा, भद्रावती और भैंसावट, ये 5 नदियां हमारी, एटा, माची, बरखेड़ा, भद्रावती और भैंसावट, ये 5 नदियां करौली जिले से निकलती हैं, और पांचना बांध के पास किसमें मिल जाती है हमारी, ये मिल जाती है गंभीर नदी में, ठीक है ना। गंभीर नदी में ही करौली जिले से इसकी मुख्य सहायक नदी है वो भी निकलती है, जिसका नाम है पार्वती। पार्वती राजस्थान में 2 नदियां हैं, ठीक है ना। एक पार्वती फर्स्ट जो हमारी किसकी सहायक है, गंभीर की सहायक है, एक पार्वती सेकंड है जो चंबल की सहायक बनती है। तो पार्वती फर्स्ट नदी है वो हमारी सपोटरा तहसील करौली से ही निकलती है, और यह नदी भरतपुर जिले में, किसमें, धौलपुर जिले में किसमें मिल जाती है, गंभीर नदी में मिल जाती है। सपोटरा तहसील से ये नदी निकलती है, और धौलपुर जिले में किसमें मिल जाती है, ये मिल जाती है हमारी गंभीर नदी में। ये कौन सी नदी है, पार्वती नदी है, ये हमारी पार्वती, जो कहाँ मिलती है, धौलपुर, धौलपुर जिले में किसमें मिल जाती है, ये मिल जाती है गंभीर में। कहाँ से निकलती है, सपोटरा तहसील करौली से, सपोटरा तहसील करौली से।
बात करें पार्वती नदी के बारे में, प्रवाह केवल 2 जिलों में ही है, करौली और धौलपुर। धौलपुर जिले में एक गांव है आंगई गांव। आंगई गांव के पास इस नदी पर एक बांध बना है जिसे पार्वती बांध कहते हैं। कौन सा बांध? पार्वती बांध कहते हैं, ठीक है ना। धौलपुर जिले में आंगई गांव के पास इस नदी पर बांध बना है जिसे पार्वती बांध कहते हैं। बात करें गंभीर नदी पर, गंभीर नदी पर एक पुल बना है करौली हिंडौन मार्ग पर। हिंडौन करौली मार्ग पर एक पुल बना है जिस पुल को अंजनी का पुल कहते हैं। इस पुल को किस नाम से जाना जाता है? इस पुल को अंजनी के पुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। गंभीर नदी की और विशेषताओं की बात करें तो भरतपुर जिले में इस नदी पर अजान बांध बना है। कौन सा बांध? अजान बांध। अजान बांध बना है जिससे भरतपुर को जल की सप्लाई होती है, जिससे भरतपुर को जल की सप्लाई होती है। और इस नदी से, मैंने अभी बताया था आपको, इस नदी से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी जल की आपूर्ति की जाती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी जल की आपूर्ति की जाती है, जल आपूर्ति की जाती है। इस नदी के बारे में भरतपुर जिले में एक विशेषता और याद रखना, भरतपुर जिले की रूपबास तहसील में एक गांव आता है खानवा। जो खानवा युद्ध का मैदान है वो भी हमारी गंभीर नदी के किनारे ही भरतपुर जिले में एक गांव आता है रूपबास। रूपबास गांव में स्थित है रूपबास खानवा। खानवा युद्ध का मैदान, खानवा युद्ध का मैदान जो है वो किस नदी के किनारे? हमारा गंभीर नदी के किनारे स्थित है, भरतपुर में रूपबास के खानवा नामक इस गांव के पास, ठीक है ना। ये 5 नदियां हैं हमारी, एंटा, माची, बरखेड़ा, भद्रावती और बैसावट, जो करौली जिले से निकलकर पांचना बांध के पास किसमें मिल जाती हैं? ये मिल जाती है हमारी गंभीर नदी में। तो बना लो मैप, इसके बाद में मैं इसकी विशेषता लिखवा देता हूँ। तो विशेषताएं लिखिए आप। सबसे पहले लिखिए उद्गम। उद्गम लिखिए, नादौती की पहाड़ियां, नादौती की पहाड़ियां सपोटरा तहसील, सपोटरा तहसील करौली। संगम लिखिए, मुरादगंज, उत्तर प्रदेश के पास यमुना में। बहाव लिखिए, राजस्थान, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश। राजस्थान में लिखिए करौली, इसका थोड़ा सा हिस्सा सवाई माधोपुर, भरतपुर यूपी, धौलपुर उसके बाद में यूपी उत्तर प्रदेश। उसके बाद में लिखिए सहायक नदियां, सहायक नदियां। सहायक नदी लिखिए एट्टा, माची, भद्रावती,
भद्रावती, बरखेड़ा, भैंसावट, पार्वती, पार्वती प्रथम और एक खैर, ठीक है ना। ये छोटी सी नदियां हैं इसकी, पार्वती इसकी मुख्य नदी है। अन्य विशेषताएं लिखिए, इस नदी पर करौली जिले में राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध बना हुआ है। मिट्टी से निर्मित बांध बना हुआ है। अगला लिखो, इस बांध के पास इस बांध के पास में ही इस नदी में इसकी सहायक एटा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा और भैंसावट। इसकी सहायक एटा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा और भैंसावट आकर मिलती हैं। ठीक है। अगला लिखो, इस नदी पर करौली हिंडौन मार्ग पर एक पुल बना हुआ है। करौली हिंडौन मार्ग पर एक पुल बना हुआ है जिसे अंजनी का पुल नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगली विशेषता लिखो, भरतपुर जिले में इस नदी पर अजान बांध बना हुआ है जिससे भरतपुर को जल की सप्लाई होती है। जिससे भरतपुर जिले को जल की सप्लाई होती है। ठीक है। अगली विशेषता लिखिए, भरतपुर जिले में स्थित घना पक्षी अभयारण्य को इस नदी द्वारा
जल की सप्लाई होती है। जल की सप्लाई होती है। ठीक है। एक विशेषता और लिखो, भरतपुर जिले में इस नदी के किनारे विश्व प्रसिद्ध खानवा युद्ध का मैदान स्थित है। लिखो, भरतपुर जिले में इस नदी के किनारे विश्व प्रसिद्ध खानवा युद्ध का मैदान, विश्व प्रसिद्ध खानवा युद्ध का मैदान स्थित है। हालांकि भरतपुर जिले में एक तहसील है, रूपबास तहसील, वहां पर ये खानवा युद्ध का मैदान स्थित है। ठीक है ना। ये थी गंभीर नदी की विशेषताएं। अब गंभीर नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है पार्वती नदी। उस पार्वती नदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब लिख लीजिए। तो मैप तो मैंने इस नदी का आपको गंभीर नदी के साथ में बनवा दिया था, आप केवल इसकी विशेषता लिख लीजिए। देखिए, उद्गम इस नदी का होता है वो होता है छावर गांव की पहाड़ियां, सपोटरा तहसील करौली से, और इसका संगम जो होता है वो होता है धौलपुर जिले में गंभीर नदी में ये नदी मिल जाती है। ठीक है ना। सहायक नदियां इसकी शेरनी और मेडका, इसकी दो सहायक नदियां हैं। इसका भाव क्षेत्र केवल दो ही जिलों में है, करौली और धौलपुर। इस नदी की दो विशेषता है। पहली विशेषता क्या, इस नदी पर धौलपुर जिले के आंगई गांव के पास पार्वती बांध बना हुआ है। पहली विशेषता तो ये। और दूसरी विशेषता ये कि कुछ दूरी तक धौलपुर जिले के साथ में कुछ दूरी तक उत्तर प्रदेश और राजस्थान जिले की सीमा बनाती है। तो दो विशेषताएं इस नदी की है। ठीक है ना। तो लिख लीजिए, सबसे पहले लिखिए उद्गम। उद्गम लिखिए, छावर गांव की पहाड़ियां सपोटरा तहसील करौली। छावर गांव की पहाड़ियां सपोटरा तहसील करौली। संगम धौलपुर जिले में गंभीर में मिल जाती है, गंभीर में। ठीक है ना। बहाव करौली और धौलपुर। करौली और धौलपुर। सहायक नदियां इसकी भी दो सहायक नदियां हैं, शेरनी और मेडका। शेरनी और मेडका दो विशेषताएं और इसकी वो लिख लीजिए। लिखिए, धौलपुर जिले के आंगई गांव के पास, आंगई गांव के पास इस नदी पर पार्वती बांध बना हुआ है। पार्वती बांध बना हुआ है। ठीक है ना। एक विशेषता तो है, और एक ये लिख लीजिए कि यह नदी कुछ दूरी तक राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करती है। सीमा रेखा का निर्धारण
करती है। ठीक है, तो ये थी हमारी गंभीर नदी और उसकी सहायक नदियां। अब बात करें बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में, तो केवल एक ही नदी बसती है बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में, वो है हमारी चंबल नदी। तो चंबल नदी पर हमारी जो चर्चा रहेगी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।